आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और बेबाकी से और लोगों के कुछ मुद्दे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे जो एस पार्थसारथी जी हैं और हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं संदीप कंगुटकर, उनका जैसे अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है और आज हमारे वो अतिथि हैं। आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, तो अतिथि देवो भव और ये किसी देश की इतनी मजाल नहीं है कि इतना बड़ी उपमा दे। किसी भारत हमारे भारत में ही क्षमता है, पुराने शास्त्रों में लिखा अतिथि देवो भव। जो अतिथि होता है वो देवता स्वरूप होता है, भगवान के स्वरूप होता है और उसके उसका वेलकम, उसका स्वागत होना चाहिए। और हम भी हमारे जो अतिथि हैं, हमारे कीनोट स्पीकर उनका स्वागत करते हैं। ऐसे वाक्यों के साथ करते हैं दोस्तों, जिससे जोश बढ़े, जिससे सकारात्मकता आए। तो लाइन ऐसी है कि मुश्किल नहीं है दुनिया में, मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, आज कोरोना नाम की आंधियाँ, आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। और जिसने आखिरी में, जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों इस तरह की लाइन के, इस तरह की वाक्य के साथ में मैं सभी लोगों की तरफ से स्वागत करता हूँ हमारे संदीप कंगुटकर जी साहब का। तो मैं स्वागत करता हूँ पार्थसारथी जी, प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुनील शर्मा जी। मैं और एक बार सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी हमारे साथ काफी जुड़े हुए हैं और इस वाले जो आर्किटेक्ट बेस्ड और जो आर्किटेक्ट का महत्व है, जो पीएमसी का जो इम्पोर्टेंस है हर रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लेकर के, और बेसिकली इसमें अभी दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं संदीप जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हम लोग बात करने वाले हैं 2034 जो डीसीपीआर के बारे में, वो डीसीपीआर आने के बाद में जो हमारा रीडेवलपमेंट का सिनारियो जो चेंज हो चुका है अभी पुराने से लेकर के अभी जो चेंज हो चुका है, और दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है आज कंट्री में और जो रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के जो रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में जो डिस्कशंस चल रही है कि कौन सा बेटर है, बिल्डर को अपॉइंट करना बेटर है या सोसाइटी को सेल्फ रीडेवलप करना बेटर है, चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं उसमें, इकोनॉमिकली क्या आ सकता है, ऑपरेशनली क्या आ सकता है, ये सब भी पॉइंट्स में थोड़ा सा वो अगर हमको जानकारी देंगे एज एन आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज अ पर्सन हु नोज द इन एंड आउट ऑफ रीडेवलपमेंट, तो अच्छा होगा सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए संदीप कांगुटकर जी का स्वागत करता हूँ। Our topic for today's webinar is redevelopment and important DC regulations of DCPR 2034। कोई भी रीजन का डेवलपमेंट प्लान जो बनता है वो एज पर दी MRTP एक्ट उसका बेस रहता है कि जो MRTP एक्ट अपना महाराष्ट्र के लिए लागू है, वो ये जब अपना मुंबई का डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस भी बन गया, तो उसके लिए भी वो MRTP एक्ट इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग द डेवलपमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस। अपना जो फर्स्ट डेवलपमेंट प्लान था जो अपने पूरे मुंबई के लिए आया था, दैट केम इनटू फोर्स ऑन 9 फेब 1967 में अपना पहला DCR आ गया। उसके बाद में जो सेकंड DCR आ गया वो 25 मार्च 1991, जो लगभग लास्ट ईयर तक इन फोर्स था, तो वो हिसाब से सबका अप्रूवल वगैरह होता था। बाद में अभी जस्ट एक साल पहले 13/11/2081 में थर्ड DCR अपना इश्यू हो गया। उसे कहते हैं DCPR 2034, डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशनल रेगुलेशंस। ये सभी DCR का जो बेस है वो MRTP एक्ट है। ये जो DCPR है ये पूरे मुंबई को लागू है। उसमें मुंबई में दो पार्ट है, एक तो मुंबई आइलैंड सिटी है, दूसरा जो है मुंबई सबअर्ब। दोनों का मिलके जो एरिया है लगभग 430 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया
अपना मुंबई का है, वो पूरे मुंबई को ये डीसीपीआर लागू है। इसमें जो पूरा का पूरा ये जो डीसीआर है, वो कोई ना कोई उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको गवर्न करना चाहिए। तो कॉमन मैन का ये परसेप्शन रहता है कि म्युनिसिपैलिटी इसको गवर्न करती है, लेकिन आप एक्चुअल में देखेंगे तो वो यहाँ पे 6 एजेंसीज़ है, उसे प्लानिंग अथॉरिटीज़ कहते हैं। ये पूरा के पूरे मुंबई के लिए 6 अप्रूविंग अथॉरिटीज़ है। एक तो अपना द मुंबई म्युनिसिपैलिटी है, दूसरा म्हाडा को भी अभी प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा मिला है, उसमें लगभग 114 लेआउट है। उनकी उतनी सब पुरानी बिल्डिंग्स है जो म्हाडा उसका अप्रूवल देती है। तो म्हाडा का जो भी अप्रूवल प्रोसेस है, जो भी बिल्डिंग्स का अप्रूवल है, वो सिर्फ म्हाडा देते हैं, वो म्युनिसिपैलिटी में नहीं आता है। थर्ड प्लानिंग अथॉरिटी एसआर है। 4 एंड 5 नंबर पे एमएमआरडीए एंड एमआईडीसी है, और 6 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। तो ये सभी 6 अथॉरिटीज़ ये पूरा डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन के हिसाब से अपने-अपने इलाके के अप्रूवल्स देते हैं। अभी कोई भी प्लॉट रहेगा तो उसका एग्ज़ैक्टली उसका जो एज़ पर डेवलपमेंट प्लान उसमें क्या रिज़र्वेशन है, उसका क्या रोड है, वेदर इट इज़ अफेक्टेड बाय द रेलवे अथॉरिटी, वेदर इट इज़ अफेक्टेड बाय द सीआरज़ेड, ये सब अपने को इन्फॉर्मेशन वो प्लॉट की डीपी प्लान के हिसाब से मिलते हैं। तो इसमें ये जो लीजेंड्स रहते हैं, तो ये लीजेंड्स के वी कैन अंडरस्टैंड whether it is affected by the school reservation or any playground reservation, or whether it is not reserved for any public purpose, then whether it is yeah, in vicinity with the aerodrome, whether in the vicinity with the railway track. So ये सब इंफॉर्मेशन हमें डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से देखने को मिलती है। जस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक प्लॉट है जिसका मैं आपको रेफरेंस दूँ कि उसमें ये जो प्लॉट सिचुएटेड इन रेसिडेंशियल जोन में है, और उसका फ्रंटिंग 13.40 मीटर में है, और उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं। तो ये सब इंफॉर्मेशन डीपी में हमें समझते हैं। अभी इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस जो है, जो हमें रीडेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, फिजिबिलिटी निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा डीसीपीआर का हम लोग स्टडी करने को जावे तो इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। लेकिन ये कहते हैं ना कि भई हमारे प्लॉट में हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए जो बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस है, उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कोई भी प्लॉट में हमें कितना बिल्ट अप एरिया कंस्ट्रक्ट करने को मिल सकता है। तो उसके लिए उसे कहते हैं एफएसआई। बहुत से लोगों को मालूम रहता है कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स, कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है कि उसके हिसाब से अगर हम लोग प्लॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल बिल्टअप एरिया एफएसआई इज इक्वल टू परमिसिबल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, और परमिसिबल बिल्टअप एरिया इज इक्वल टू एफएसआई इनटू प्लॉट एरिया। फॉर एग्जांपल, इफ एफएसआई कैप as per regulation number 30 table number 12 of DCPR 2034 is 2.2, then permissible built-up area will be this FSI, which is a coefficient factor, into plot area. For example, अगर हमने यहाँ पे 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया कंसीडर किया है, तो FSI जो है वो 2.2 अगर वहाँ पे रहेगा, तो हमें मैक्सिमम 2200 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन करने को मिलेगा। सो दिस इज FSI। देन ये FSI के बारे में डीसी रेगुलेशन 30 टू डीसी रेगुलेशन 33 उसमें विस्तृत जानकारी है कि आपके प्लॉट में आप किस तरह का एफएसआई लोड कर सकते हैं, कैसा लोड करने का, उसका एफएसआई कैप क्या है, ये सब रेगुलेशन 30 टू 33 में। द फर्स्ट रेगुलेशन डीसी रेगुलेशन 30 में एज पर टेबल नंबर 12 ये रोड विड्थ के हिसाब से हमें एफएसआई मिलता है। अगर आप सिटी की टाउन की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई भी प्लॉट रोड जो 9 मीटर के नीचे का सामने उसका फ्रंटेज है, तो हमें मैक्सिमम 1.33 एफएसआई मिलेगा। 9 मीटर टू अबाउट 12 मीटर तक रहेगा तो वी कैन गो अप टू 2 एफएसआई। ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो अपने को एफएसआई कैप इंडिकेट करता है, एंड द जोनल बेसिक एफएसआई इन दैट केस इज 1.33। 0.5 इज द एडिशनल एफएसआई, उसका हमें प्रीमियम भरना पड़ेगा, और 0.17 वो टीडीआर लेना पड़ेगा। वही हिसाब से अगर 18 मीटर और 27 मीटर के रास्ते के बीच में अगर अपना प्लॉट फ्रंटेज है तो वी कैन गो अप टू 2.5 2.7 एफएसआई।
उसमें 1.33 जो है बेस एफएसआई रहेगा, 0.73 उसका हमें प्रीमियम भरना पड़ेगा और 0.64 का हमें टीडीआर लेना पड़ेगा। अगर प्लॉट 27 मीटर के ऊपर रहेगा तो वी कैन गो अप टू 3 एफएसआई। उसमें अगर 0.84 का हमें एफएसआई बाय चार्जिंग प्रीमियम भरना पड़ेगा और 0.83 का टीडीआर लेना पड़ेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सिटी। तो सिटी में विद द हेल्प ऑफ टीडीआर वी कैन गो अप टू 3 एफएसआई। पहले टीडीआर सिटी में परमिसिबल नहीं था, लेकिन ये डीसीपीआर में परमिसिबल है। सबब की बात करेंगे तो कोई भी प्लॉट अगर 9 मीटर से छोटे रोड के ऊपर है तो हमें मैक्सिमम 1 एफएसआई तक ही जा सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट इज इन द एक सर्कुलर निकाल रही है कि अगर 6 मीटर से 9 मीटर तक का भी रास्ता रहेगा तो हम वहाँ पे टीडीआर लोड कर सकेंगे, लेकिन ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। बहुत सी सोसाइटी जो है जिनका फ्रंटेज 9 मीटर से कम है तो वो टीडीआर लोड नहीं कर पा रहे, तो उनकी रीडेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने उसको सहूलियत देने के लिए, क्योंकि पहले भी वो 9 मीटर से जब छोटे रास्ते थे, जैसे टाउन टीपी के रोड थे 6 मीटर के थे, तब टीडीआर लोड होते ही थे। लेकिन अचानक ये नया डीसीपीआर आने के बाद ये 9 मीटर के नीचे के रोड के ऊपर हम लोग टीडीआर लोड नहीं हो रहा है, तो ये प्रपोजल्स वायबल्स नहीं हो रहे। जब रोड विड्थ 9 मीटर और 12 मीटर के बीच में रहेगी कोई भी प्लॉट के सामने, तो वी कैन गो अप टू 2 एफएसआई। तो 2 एफएसआई में एक उनका बेस एफएसआई हो गया, 50% जो है वो एडिशनल एफएसआई बाय चार्जिंग प्रीमियम और 50% टीडीआर। वैसे करते जाए तो 18 मीटर टू 27 मीटर में वी कैन गो अप टू 2.4 एंड अबाउट 27 मीटर वी कैन गो अप टू 2.5। तो जो सिटी में था वो हम लोग 3 एफएसआई तक जा सकते थे और सबब में मैक्सिमम कैप जो है 2.5 के लिए है। डीसी रेगुलेशन 31 डील्स विद कि कौन सा चीज हमें एफएसआई में कैलकुलेट करने का है, कौन सा नहीं करने का है। रेगुलेशन 31(1) ये सब एग्जेम्पशंस फ्रॉम द एफएसआई, जैसे कि जो हम लोग स्टेयरकेस लेते हैं, जो स्टेयरकेस जो हैबिटेबल फ्लोर के सामने जो स्टेयरकेस आता है उसका प्रीमियम देके हमें फ्री में मिल सकता है। जो नॉन हैबिटेबल है, जैसे पार्किंग एरिया है, टेरेस का है, तो वहाँ पे हमें फ्री मिलेगा विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम, बराबर। Then area of the basement used for the parking, that is also free. Then area of one office room in any registered society, that is also free. A loft is free. छज्जा, cornices, ये सब फ्री है। Area covered by elevated underground water tank, that is also free. Then area covered by the passage in front of the lift वगैरह वो सब फ्री है। Then the एरिया फॉर द फायर शूट, रिफ्यूज एरिया जो हाई राइज में हमें लगता है अप टू 4% ऑफ द बिल्ट अप एरिया, दैट इज ऑल्सो फ्री। एंट्रेंस लॉबीज, ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल, दिस ऑल जो हमें फ्री मिल सकता है वो सब डीसी रेगुलेशन 31(1) में उसका डिस्क्रिप्शन है। और जो हमें फ्री नहीं मिल सकता है वो 31(2) में है। ये सब चीज़ें जो है क्या क्या हमें फ्री मिल सकता है, सब डीसी रेगुलेशन 31। और जो 31(2) में हमें कौन सा चीज़ एफएसआई में लेने का है। अगर कोई भी चीज़ उसमें लिखा अगर 31(1) में डक्ट फ्री है, लेकिन उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है कि डक्ट शुड नॉट गो बियॉन्ड 1.2 मीटर, लेकिन प्लानिंग कंस्ट्रेंट की वजह से या दूसरी किसी वजह से हमें 1.2 मीटर से अगर हम लोग 1.5 तक डक्ट का प्रोविजन किया, तो आगे का जो 0.3 है तो उसका हमें काउंट इन एफएसआई करना पड़ेगा, उसके लिए परमिशन भी लेना पड़ेगा। Now, DC regulation number 31(3) is for the fungible FSI. Fungible FSI up to 35% over and above the permissible built-up area is permissible. This is regulation number 31(3). और जो रिहैब कंपोनेंट का जो फंजिबल एफएसआई है, मीन्स जो उनका अगर रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग जा रहे सोसाइटी का, तो सोसाइटी का एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया के ऊपर जो 35% कंपोनेंट आएगा वो उसका हमें प्रीमियम नहीं भरने का है। बैलेंस fungible FSI का we have to pay the premium at the rate of 35% for the residential and 40% for the commercial user। ये जो 35 एंड 40% है वो फिलहाल 2 साल के लिए है, लेकिन एक्चुअल उसका जो प्रीमियम जब डीसी रेगुलेशंस आया था तो 50% था, लेकिन प्रपोजल वायबल्स होने के लिए अभी लास्ट ईयर में वो जो एक नोटिफिकेशन आया था तो उसके वजह से ये प्रीमियम के रेट रिड्यूस हो गए।
और दूसरी बात की फंजिबल जो एग्जिस्टिंग मेंबर का है वो हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते सेल कंपोनेंट में, और ना ही तो वो किसी दूसरे एग्जिस्टिंग टेनेंट को भी दे सकते हैं। सो द फंजिबल एफएसआई कंपोनेंट ऑफ द रिएप कैनॉट बी ट्रांसफर्ड एंड could be shall not be utilized in the cell component. ये एक restriction है fungible में. Then DC regulation number 34 deals with TDR कि उसका जो TDR यूटिलाइज करने का या TDR जनरेशन होने का है, उसका पूरा पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है DC रेगुलेशन 32 डिस्क्राइब करता है. Then DC regulation number 33 deals with additional FSI in certain categories. जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि रोड विड्थ के हिसाब से हमें FSI मिलता है, कोई रोड 9 मीटर का रहेगा, 9 से 18 मीटर, 18 मीटर्स के ऊपर। तो लेकिन ये जो 33 है डीसी रेगुलेशन, वो रोड विड्थ भी थोड़ा सा मायने रखती है, लेकिन वो एडिशनल FSI, वहाँ पे TDR परचेस नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे FSI बाय चार्जिंग नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली TDR मिलता है। फॉर एग्जाम्पल डीसी रेगुलेशन नंबर 33(5) फॉर द माडा बिल्डिंग्स, 33(7) फॉर द सेस कैटेगरी बिल्डिंग्स, 33(7)(a) non-cis tenanted buildings, 33(7)(b) this is the additional incentive FSI for redevelopment of existing housing societies, 33(9) for the cluster redevelopment and 33(10) for slum redevelopment. So ये जो सब अलग अलग कैटेगरी, जिसका मैं आपको थोड़ा आगे चल के उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। फॉर एग्जाम्पल डीसी रेगुलेशन नंबर 33(5) DCPR 2034 लेते हैं कि जो माडा के लेआउट्स है, जो माडा की बिल्डिंग्स है, वहाँ पे हमें TDR नहीं लेना पड़ेगा। जो हमने डीसी रेगुलेशन 30 में देखा था कि एक आपका बेस FSI हो गया, 0.50 आपका बाय चार्जिंग प्रीमियम हो गया और 0.50 TDR। यहाँ पे ना अपने को TDR लेने का है, ना अपने को FSI बाय चार्जिंग, डायरेक्टली हमें क्रॉस प्लॉट के ऊपर 3 FSI मिलेगा अप टू प्लॉट 4000 स्क्वायर मीटर। जब प्लॉट आपका 4000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा रहेगा और उसका फ्रंटेज जो है 18 मीटर से ज़्यादा विड्थ वाले रोड को रहेगा, यू कैन गो अप टू 4 FSI। उसमें से 3 जो FSI है वी कैन डायरेक्टली उसका जो एडिशनल FSI है बाय पेइंग, जो माडा का जो प्रिस्क्राइब रेट है वो प्रीमियम देके भर सकते हैं, और ऊपर का एक FSI वी हैव टू शेयर विद द माडा। इसमें जो बेसिक एंटाइटलमेंट है कारपेट एरिया का हर एक मेंबर का, वो मिनिमम 376 स्क्वायर फीट है मिनिमम। जो अगर आप रीडेवलपमेंट करते हो माडा में, तो आपको एग्जिस्टिंग मेंबर को मिनिमम 376। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन जैसे यहाँ पे है, वैसे रेगुलेशन नंबर 30 में नहीं है। वहाँ पे मिनिमम कारपेट एरिया का कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपका एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया रहेगा उतना आप उनको दिया तो भी चलेगा। ऊपर से 35% अगर आप उनका फंजिबल नहीं देते तो वो आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन देयर इज नो कैप कि मिनिमम आपको इतना देने का। लेकिन माडा में मिनिमम आपको कारपेट एरिया 376 या 35 स्क्वायर मीटर आपको देने का है। इन एडिशन टू दिस, एज पर द प्लॉट साइज, कि अगर आपका प्लॉट 4000 स्क्वायर मीटर से ऊपर रहेगा तो आपको 15% एडिशनल पेट एरिया आपको उस एग्जिस्टिंग मेंबर को देने का है। वैसे 2 to 5 हेक्टर रहेगा तो 25%, 5 हेक्टर से 10 हेक्टर तक रहेगा तो 35% एंड अबो 10 हेक्टर 45%। इसका जो ऊपर का जो FSI हमें मिलता है, जो अभी एग्जिस्टिंग भी अगर 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट रहेगा उसमें 1000 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन है। अगर 3000 स्क्वायर मीटर एज पर FSI हो गया तो ऊपर का 2000 स्क्वायर मीटर, उसके लिए हमें माड़ा को प्रीमियम पे करना पड़ता है फॉर दी EWS एंड LIG। अगर वो जो रेशो है लैंड रेट एंड रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वहाँ का जो लैंड रेट रहेगा और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 27,500 है, ये जो कंपोनेंट आएगा कोएफिशिएंट फैक्टर आएगा, अगर ये 0 to 2 से बीच में रहेगा तो 40% फॉर दी EWS। वो जैसे बढ़ते जाएगा 2 to 4 45%, 4 to 6 50% एंड अबो 6 55%। MIG के लिए और थोड़ा बढ़ेगा, HIG के लिए और थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 20/8/2019, ये जो प्रीमियम भरने का है माड़ा को, वो गवर्नमेंट ने बहुत हद तक कम किया है। जो पहले 40% था वो 20% किया है, और जो 55% था अब वो 6 के लिए वो 28%। तो आज के डेट में
कोई भी सोसाइटी माड़ा की अभी रीडेवलपमेंट में आ जाती है तो उनको कम प्रीमियम भरना पड़ेगा। देन दिस डीसी रेगुलेशन 33(7), दिस इज फॉर द सेज बिल्डिंग्स। सेज जो सिटी में रहते हैं, सिटी की जो सेज कैटेगरीज है, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स, टेनेंटेड बिल्डिंग्स है, तो उन बिल्डिंग अगर रीडेवलपमेंट में जाती है तो वहाँ पे 3 एफएसआई है। लेकिन उसका जो कंडीशन ये है कि बिल्डिंग शुड बी मिनिमम 39 1969 के पहले की होनी चाहिए। Each tenant will get rehab carpet area equivalent to his existing carpet area subject to minimum of 300 square feet। यहाँ पे मिनिमम जो कारपेट एरिया है 300 स्क्वायर फीट है। माड़ा की बिल्डिंग्स में 376 स्क्वायर फीट था। अगर वहाँ पे कैसे प्लॉट बहुत कंजेस्टेड कंजेस्टेड, तो उधर ज़्यादा प्लॉट अगर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो अच्छा प्लानिंग में सहूलियत मिल सकता है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स देना चालू किया। अगर सिंगल बिल्डिंग रहेगी, अगर सिंगल प्लॉट आता है तो इंसेंटिव एफएसआई फॉर द सेल कंपोनेंट कुड बी 50% और इंसेंटिव एरिया फॉर रिहैब इज 5%। ये जो इंसेंटिव कब लगता है, जब आपका एफएसआई 3 अगर आप इस स्कीम में नहीं जाते और आपका एग्जिस्टिंग जो रिहैब बिल्टअप एरिया है और सेल का जो इंसेंटिव जैसे 50% है, ये अगर दोनों का टोटल ये 3 एफएसआई से भी ज़्यादा हो जाता है तो दिस स्कीम हम इसमें जा सकते हैं कि इंसेंटिव प्लस सेल में। अगर 3 से कम है तो वी कैन डायरेक्टली गो अप टू 3 एफएसआई। जब 2 और 5 प्लॉट हम लोग इकट्ठा करते हैं तो वी कैन गेट इंसेंटिव एफएसआई अप टू 60% और 8% एग्जिस्टिंग रिहैब के लिए ज़्यादा मिल सकता है। और मोर देन 5 प्लॉट्स रहेगा तो वी कैन गो अप टू 70% इंसेंटिव एंड 15% ज़्यादा एरिया फॉर द रिहैब। पहले सिर्फ सेस कैटेगरी बिल्डिंग्स को ही ये एडिशनल एफएसआई मिलता था, लेकिन जो टेनेंटेड बिल्डिंग्स है अपने सबअर्ब में है या नॉन सेस बिल्डिंग है सिटी में, तो वहाँ पे ये जो एडिशनल एफएसआई की सहूलियत नहीं थी, तो उधर की भी रीडेवलपमेंट की कुछ सहूलियत मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने ये नया रेगुलेशन 33(7) है उसके लिए खास करके निकाला है। तो उसमें जो इंसेंटिव एफएसआई सेम जैसे है, जैसे 33(7) में था। सिंगल बिल्डिंग रहेगी तो 50%, 2 और 5 प्लॉट मिलकर कर रहे तो 60% और मोर देन 5 प्लॉट 70%। लेकिन इसमें और उसमें एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे 3 एफएसआई है, लेकिन अगर ये स्कीम में हम लोग जाते हैं और 3 एफएसआई नहीं होता है, बराबर? तो जो उसका जो कैप है, वो एज़ पर रेगुलेशन नंबर 30 ही है। 30 और टेबल नंबर 12। तो उसमें अगर 2 एफएसआई की कैप है तो 2 ही मिलेगा, 2.4 की है तो 2.4 ही मिलेगा, बट वी कैन नॉट गो। लेकिन सिर्फ वो इंसेंटिव एफएसआई हमें मिलता है, उतना कंपोनेंट टीडीआर का हमें कम परचेज़ करना पड़ता है, यही इसमें अभी फ़ायदा है। 33(7)(b इज़ द एडिशनल एफएसआई, इंसेंटिव एफएसआई जो हाउसिंग सोसाइटीज़, उसमें क्राइटेरिया ये है कि सोसाइटी मिनिमम 30 साल की पुरानी हो। तो अगर आपकी सोसाइटी 30 साल की पुरानी है तो आपको रीडेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव, ताकि जो खर्चा है बिल्डिंग बनाने का तो थोड़ा उसमें सहूलियत मिले, उसके लिए इंसेंटिव एफएसआई 10 स्क्वायर मीटर पर टेनामेंट। अगर बिल्डिंग में 10 मेंबर है तो 10 इंटू 10 100 स्क्वायर मीटर का आपको इंसेंटिव एफएसआई मिलेगा, लेकिन दैट इज विद इन कैप, ओवर एंड अबो नहीं है। तो 10 स्क्वायर मीटर इंटू 10 100 स्क्वायर मीटर, तो उतना टीडीआर कंपोनेंट हमें कम परचेस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका जो एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया है वो एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया का 15%, विच एवर इज मोर। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया का 15% 115 स्क्वायर मीटर आ गया और आपका 10 के हिसाब से 100 स्क्वायर मीटर, तो यू कैन क्लेम 115 स्क्वायर मीटर। दिस इज 33(7)(b फॉर द इंसेंटिव एफएसआई। अगर एक आप स्कीम में जाते हैं तो यू कैन नॉट यूटिलाइज दिस एफएसआई इन 33(7)(a और 33(7). Then 33(9) is for the reconstruction or redevelopment of clusters। अगर आपका प्लॉट आपको क्लस्टर में डेवलप करने का है, एक से ज़्यादा प्लॉट रहेंगे, लेकिन सबअर्ब में उसका एक क्राइटेरिया है, मिनिमम 6000 स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट एरिया होना चाहिए और सिटी में 4000 स्क्वायर मीटर का। तो उसमें आपको परमिसिबल 4 एफएसआई मिलेगा। 4 एफएसआई मिलेगा, नहीं तो जो आपका रिहैब का एरिया आ जाएगा, जितने टेनेंट्स है
तो वहाँ पे भी रिहैब के लिए उन्होंने मिनिमम कारपेट एरिया 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग रहेगा वो उसके हिसाब से रिहैब बिल्टअप एरिया वर्कआउट किया जाता है, और रिहैब बिल्टअप एरिया के सामने हमें इंसेंटिव एफएसआई मिलता है। तो ये जो इंसेंटिव एफएसआई है, तो वो जो रेशियो है लैंड रेट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर 6 के अबव रहेगा तो वी कैन गो अप टू 55%, लाइकवाइज अप टू 2 तक रहेगा तो 85%। तो रिहैब का एरिया अगर 2000 स्क्वायर मीटर है तो 85% हमें सेल के लिए मिलेगा। तो दिस इज फॉर द क्लस्टर रीडेवलप अंडरस्टैंडिंग। ना ये सब इतने रेगुलेशंस है, तो उसका हमें कुछ प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सिर्फ रेगुलेशन याद देखने के बाद हम जज नहीं कर पाएंगे कौन सा हमें कैसे यूज करने का है। तो जस्ट मैंने एक स्कीमेटिक अंडरस्टैंड करने के लिए एक एरिया कैलकुलेशन टेबल बनाया। समझो प्लॉट एरिया अपना एज पर पीआर कार्ड इज 1100 स्क्वायर मीटर है, और उसमें 100 स्क्वायर मीटर का ऑलरेडी रोड सेटबैक में एरिया चला गया है। तो अभी बैलेंस प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर मीटर है। तो जो एफएसआई मिलेगा दैट इज ऑन दी नेट प्लॉट एरिया दैट इज 1000 स्क्वायर मीटर। तो ये जो डीसी रेगुलेशन नंबर 30 है, और इसका जो प्लॉट फ्रंटेज अगर हमें 2.2 एफएसआई तक जा सकते हैं, तो 12 मीटर एंड लेस देन 18 मीटर का स्कीम में हम लोग चले जाते हैं। तो इसका मैंने दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए, डिफरेंट रेगुलेशंस एंड डिफरेंट आउटपुट। अगर रेगुलेशन नंबर 30A टेबल 12 हम फॉलो करते हैं, और रेगुलेशन नंबर 33(5) अगर ये माडा की सोसाइटी रहेगी तो हमें कितना कारपेट एरिया जनरेट होगा, और नॉर्मल सोसाइटी रहेगी जो माडा की नहीं है, ना ही सेस कैटेगरी की है, तो उसमें कितना। क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे वहाँ पे तो इतना ये सोसाइटी में इतना मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल। उसका रीज़न ही ये है कि जो नॉर्मल सोसाइटी है वहाँ पे रेगुलेशन नंबर 30 टेबल 12 फॉलो करना चाहिए, और जो माडा की सोसाइटी है तो रेगुलेशन नंबर 33(5) ऑफ डीसीपीआर 2034। इसमें आप लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट साइड का जो टेबल देखेंगे, तो परमिसिबल एफएसआई इज 2.2, सेम वे जो मैंने आपको समझने के लिए और सेम फॉर्मेट में उसका फॉर्मेटिंग किया है। तो 2.2 अगर 1000 है तो वी कैन गो अप टू 2200 स्क्वायर मीटर। उसमें से 500 स्क्वायर मीटर का हमें एफएसआई बाय चार्जिंग प्रीमियम का भरने का है, और जो टीडीआर है 70% 700 स्क्वायर मीटर। तो दोनों, और ये स्कीम में अगर 33(5) में जाते हैं तो 1000 इंटू डायरेक्टली हमें 3 एफएसआई मिलेगा। उसके ऊपर माडा में प्रोरेटा एफएसआई भी मिलता है। प्रोरेटा एफएसआई का मतलब क्या है कि माडा के जो लेआउट रहते हैं सिर्फ एक दो प्लॉट के नहीं रहते, बहुत से प्लॉट रहते हैं, उसमें रोड रहते हैं, गार्डन्स रहते हैं, अलग अलग रिजर्वेशन रहते हैं। तो पूरे के पूरे लेआउट को वो 3 एफएसआई मिलता है। तो वो जो अनकंज्यूम जो जो रास्ते में एरिया चला गया है, या प्लेग्राउंड में एरिया चला गया है, उसके ऊपर जो एफएसआई मिलेगा 3, तो वो हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी वो लेआउट में माडा के मेंबर्स है, उनको हम लोग वो एफएसआई ऊपर का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि उनको उसका एडवांटेज मिले। तो उसको प्रो रेटा एफएसआई कहते हैं। तो अलग अलग लेआउट में वो प्रो रेटा एफएसआई अलग अलग आता है। यहाँ पे मैंने 20 मेंबर्स की सोसाइटी है, तो 35 स्क्वायर मीटर मैंने कंसीडर किया हूँ। वो एक्चुअल जो लेआउट का स्टडी करने के बाद और माडा से वो प्रो रेटा एफएसआई का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो फिगर कंफर्म हो सकती है। कोई लेआउट में 35 स्क्वायर मीटर हो सकता है, कोई में 50 हो सकता है, कोई में 10-15 स्क्वायर मीटर भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन इन विच लेआउट योर बिल्डिंग इज सिचुएटेड। अगर 20 मेंबर की सोसाइटी है तो 35 इंटू 20 लगभग 700 स्क्वायर मीटर का हमें प्रो रेटा एफएसआई वहाँ पे मिलेगा। तो 3000 विच इज ओवर एंड अबव परमिसिबल बिल्टअप एरिया, तो 3700 स्क्वायर मीटर हमें इस लेआउट में बना सकते हैं। उसके ऊपर 35% फंजिबल 1295, तो 4295 स्क्वायर मीटर उसका स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 46,000 लगभग होता है। और स्क्वायर बिल्टअप एरिया से कारपेट एरिया करेंगे तो 40,600 स्क्वायर फीट। तो म्हाडा के प्लॉट में हम वी कैन गो 40,600, और जो नॉर्मल प्लॉट है वहाँ पे 28,100 स्क्वायर फीट। तो इतना वास्ट डिफरेंस ये दो स्कीम्स में है। नाउ ये जो हम लोगों ने अलग 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 कितना एफएसआई मिलेगा, क्या मिलेगा, ये हम लोगों ने ये कंसीडर करके किया कि उस प्लॉट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर कोई रिजर्वेशन रही है नहीं रहेगा तो वी कैन डेवलप दैट रिजर्वेशन एज पर रेगुलेशन नंबर 17।
उसमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लॉट एरिया है उसका 50% हमें वो रिजर्वेशन, अगर स्कूल का रहेगा तो 50% वी हैव टू कार्व्ड आउट फ्रॉम आवर प्लॉट, और 50% में हमें स्कूल का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जो रिजर्वेशन का एरिया है उतना स्क्वायर मीटर का स्कूल हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और जो बैलेंस प्लॉट जो बचता है उसके ऊपर, जो अगर 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो 1000 में जो अगर 2200 स्क्वायर मीटर दैट वी हैव टू कंज्यूम इन द बैलेंस प्लॉट, उसमें हमें बहुत सी ओपन स्पेस कंसेशन जो प्रीमियम्स आते हैं उसमें 10% तक सहूलियत होती है। तो वी कैन डेवलप रिजर्व प्लॉट ऑल्सो, so this is also very important regulation. Then amenities, अगर अपना प्लॉट पहले 2591 का जो डीसी रेगुलेशन था, तो 2500 स्क्वायर मीटर के ऊपर कोई भी प्लॉट जाता था तो 15% का डिडक्शन हमें करना पड़ता था, तो 15% एफएसआई हमारा डिडक्ट होता था। लेकिन नया डीसीपीआर में वो डिडक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है अप टू 4000 स्क्वायर मीटर। लेकिन कोई प्लॉट 4000 स्क्वायर मीटर से बड़ा हो जाता है तो हमें 5% ऑफ द प्लॉट एरिया वी हैव टू सरेंडर टू द एमसीजे, और 10,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर जाएगा तो अप टू 500, पहले 4000 के लिए 500 स्क्वायर मीटर प्लस 10% ऊपर का, तो वी हैव टू सरेंडर दिस मच एरिया टू एमसीजे। तो ये हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो इन एनी केस कौन सा भी आप डीसी रेगुलेशन लगाओ, ओल्ड बिल्डिंग को नया बिल्डिंग बनाने का है, अपना जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से कौन सा रेगुलेशन इसमें सूट होता है वो देख के अपना रीडेवलपमेंट कंप्लीट करना है इन हैसल फ्री मैनर, और जो मेन अपना पर्पस है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको वापस रीहाउस करने का, दैट इज आवर गोल। थैंक यू वेरी मच, दिस इज इन ब्रीफ द important regulations for the redevelopment.